नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की सराहना करते हुए कहा, राज्य सरकार शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यह अब सतत नहीं बल्कि समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के कार्य कर रहा है। मित्रों, जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने पश्चिम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय यानी सतत विकास की बजाय एक समग्र विकास की परिकल्पना को सामने रखा। हमने जीवन के एक पक्ष को लेकर के काम नहीं किया। हमारा दृष्टिकोण समग्रता को लेकर के होता है और उस समग्रता का दर्शन आज यहां पर विश्वविद्यालय के अंदर नव निर्माण के कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए नव चयनित फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति और शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से और अपने अपने विषय को लेकर के विश्वविद्यालय को बेहतर रैंकिंग प्रदान करने वाले उन शिक्षकों के सम्मान को लेकर के यह समग्र दृष्टि नहीं तो क्या है। अगर हमारा पक्ष सतत का होता सस्टेनेबल होता तो हम किसी एक पक्ष को लेकर के काम करते, उसी पर फोकस करते, लेकिन नहीं, यह भारतीय दृष्टि है कि हम समग्रता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज उसका दर्शन इस विश्वविद्यालय के अवसर पर हो रहा है। मैं नवनियुक्त 76 शिक्षकों को, जिन्हें अभी यहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शपथ ग्रहण करवाया है, विश्वविद्यालय परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने हैं। चयन की एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत उनका विश्वविद्यालय की सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें विश्वविद्यालय के अनुकूल पाया। अब उनका दायित्व होना चाहिए, जिस कार्य के लिए उनका चयन हुआ है वे उस कार्य में अपने आप को उन्हें साबित करना होगा। अभी आपने प्रवेश लिया है, लेकिन आपको अपने आप को साबित करना होगा कि चयन बोर्ड के द्वारा आपको चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो आपका सिलेक्शन हुआ है, यह सिलेक्शन उत्कृष्टतम सिलेक्शन था। विश्वविद्यालय के विकास की, समग्र विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के जब आप कार्य करेंगे और अपने आप को साबित करने का जो अवसर जो बार बार आपको प्राप्त होगा, तो वही आपके लिए एक अवसर भी होगा। विश्वविद्यालय प्रोग्रेस करेगा तो आप भी उसके साथ सम्मान के पात्र बनेंगे। विश्वविद्यालय पे अगर कहीं कोई डेंट आएगा तो याद रखना, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं उससे बचा रह पाऊंगा। हर एक व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ है,
उसकी प्रगति का हिस्सेदार भी है, और अगर उसकी प्रगति नहीं बल्कि उन्नति के बजाय वो अवनति की तरफ जा रहा है तो उस अवनति के लिए जिम्मेदार भी है। ये दोनों चीजें जीवन में समान रूप से चलती हैं। कोई भी सफलता टीम वर्क से ही प्राप्त होता है, और कोई भी विफलता जब टीम वर्क में सभी सदस्य केवल अपने लिए तो सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं सोचते, तो उस आपसी खींचतान के कारण उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अगर वह कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी रैंकिंग भी उससे प्रभावित होती भी जाती है। आज का समय एक प्रतिस्पर्धा का समय है। आपने देखा होगा, कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। और यह तब तक भारत ने बहुत कुछ खोया था। यानी अगर 10वीं सदी को हम देखें तो 10वीं सदी तक भारत का दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की हुआ करती थी। ये लगातार गिरती गई, ये नीचे आता गया। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में, अपने समय में यहां के संसाधनों को लूटा, भारत को रॉ मटेरियल का एक अड्डा बनाया, और यहां के हर एक संसाधन को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के मार्केट तक पहुंचा करके यहां की अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज देखते ही देखते भारत कहां है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की, हर एक क्षेत्र में आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। हो सकता है इससे पहले भी हो संभावना थी, क्योंकि देश तो वही है, संसाधन भी वही है,
तंत्र भी वही है, नेतृत्व बदला और उस नेतृत्व ने अपने दूरदर्शिता के कारण आज भारत को दुनिया के सामने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है जहां पर जाने के लिए पूरी दुनिया उतावली दिखती है। मित्रों, किसी व्यक्ति हो या देश, उसकी सबसे सही पहचान का समय होता है जब उसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है। दुनिया के सामने संकट आया था वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान। दुनिया के बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, पस्त हो गए कोरोना के सामने। उनकी हालत अत्यंत खराब हो चुकी थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए भी 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्टिंग की सुविधा प्रदान कर रहा था। उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा भी प्रदान कर रहा था। तो सुन रहे थे आप सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इन जो परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया वो आने वाले दिनों में बेहद खास है, और साथ ही साथ कई ऐसी परियोजनाएं होंगी और भी ज्यादा जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आम जनता को राहत देते हुए एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों से मुलाकात किया, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं को शीघ्र समाधान करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने जनता को यह आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा और प्रशासन लगातार जनता की सेवा में लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया। इस दौरान ही उन्होंने मंदिर में आए हुए बच्चों से बातचीत की और उनके साथ समय बिताया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मोरों को भी दाना खिलाया। हालांकि योगी आदित्यनाथ का यह जो सादगीपूर्ण और दोस्ताना व्यवहार था वो इसमें देखने को मिला, जिससे मंदिर में मौजूद लोग प्रभावित हुए। उनका यह कदम समाज में सौहार्द, शांति का संदेश देने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह वही गीडा है जहां पहले कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 8 वर्षों में गीडा में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया गया, जिसके चलते 50,000 से अधिक लोगों को नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस दौरान कई उद्योग गीडा में स्थापित हुए हैं और यहाँ नई चीजें आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लोगों के दिलो दिमाग में यह बात बैठ गई है कि गोरखपुर में निवेश सुरक्षा की गारंटी है। और 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और इतना ही अप्रत्यक्ष रूप से यहां पे नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ेंगे। बहनों और भाइयों, ये वही गीडा है जहां पर पहले सरकार ने बनाया, घोषणा तो किया, लेकिन उद्योग लगाने को कोई तैयार नहीं थे। विवाद ज्यादा थे, काम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को यहां पर लाए हैं। 50,000 से अधिक लोगों को अकेले गीडा में नौकरी मिली है, यहां के नौजवानों को मिली है। और अब तो गीडा प्रशासन ने यहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए नाइलेट की भी एक शाखा यहां पर प्रारंभ कर दी है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर की अत्याधुनिक पढ़ाई के लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज की व्यवस्था यहां पर की है। जो लोग यहां पे ट्रेनिंग लेंगे
कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से यही कि किसी न किसी उद्योग में, किसी न किसी प्रतिष्ठान में उनको यहां पर लगाया जा सकता है। अनेक उद्योग इस दौरान यहां पर आए हैं और अभी तो नई चीजें आ रही हैं। प्लास्टिक पार्क भी आ रहा है, गारमेंट्स पार्क भी आ रहा है, प्लेटेड फैक्ट्रीज का कॉम्प्लेक्स भी यहां पे बनने जा रहा है, अन्य नई चीजें यहां पर आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। अब लोग, मैं देखता हूं लखनऊ में मेरे पास अनेक लोग आते हैं, कहते हैं साहब हम गोरखपुर में निवेश करना चाहते हैं, गीडा में निवेश करना चाहते हैं। यानी लोगों के दिलो दिमाग में आया है कि यूपी में या गोरखपुर में निवेश आज के दिन पर सुरक्षा की गारंटी भी है, न केवल व्यक्ति की बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी देने वाला यह क्षेत्र बन चुका है। वही रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में एक विवादित घटना सामने आई, जिसमें गाजी की मजार पर भगवा झंडा फहराए जाने को लेकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि मजार पर भगवा झंडा फहराए जाने के बाद स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों के बीच तीव्र नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ते हुए देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया। वही घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। वही सपा नेता चिलूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के जो गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों पर कई जो 10 जगह हैं उस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक साथ रेड डाली है। यह कार्रवाई सोमवार के सुबह हुई। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है और जल्द ही इसे कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ईडी की इस कार्रवाई से जुड़ी जांच भी तेज कर दी गई है। वही लखनऊ के महिगवा थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में खाना बनाते समय आग लगने से गैस सिलेंडर में भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा घर धराशायी हो गया। इस हादसे में किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर भेजा ताकि विस्फोट के कारणों का पता चल सके। वह बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद उसकी पत्नी पर परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। शुरुआत में पत्नी ने पति की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस दावे को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि मृतक की मौत गला घोटने से हुई है। इस खुलासे के बाद मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता देखते हुए जांच कर रही है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वह वाराणसी से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है जो और तेजी से ये वीडियो वायरल हुई और जिसमें मुस्लिम महिलाओं को रामनवमी के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ रामलला की आरती करते हुए देखा जा सकता। यह दृश्य न केवल धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है बल्कि गंगा जमुनी तहजीब की संजीव झलक भी दिखाता, जिसके लिए वाराणसी प्रसिद्ध भी है। वीडियो में मुस्लिम महिलाएं दीप जलाकर आरती करती नजर आ रही, राम नाम का जाप करती नजर आ रही, जो लोगों के दिलों को छू रहा। सोशल मीडिया पर इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है और लोग इसे भाईचारे और एकता की मिसाल बता रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा जमुनी जो तहजीब है उसकी एक प्रतिकृति कह सकते हैं इसको, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं रामनवमी के अवसर पर राम और सीता की आरती करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें दरअसल भावुक कर देने वाली है, क्योंकि जहां एक और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एक अलग ही जंग छिड़ा हुआ है, उसी बीच जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जो हमारी एक जब कहा जाता है कि हम सभी भारतीय हैं, उस बात को सत्य करते हुए ये तस्वीरें नजर आती है। बनारस में जहां एक स्कूल में मुस्लिम महिलाओं ने राम सीता की आरती की।
गुरुग्राम के अचलगंज थाना क्षेत्र में पूर्व कर्नल सेवानिवृत्त असुर प्रताप सिंह पर कैब चालक और उसके साथी से मारपीट करने का आरोप है। घटना देर रात की बताई जा रही, जब कर्नल एक पार्टी से लौट रहे थे और रास्ते में विवाद हो गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कर्नल और कैब चालक के बीच झगड़ा देखा जा रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही। वह उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी से लोगों को परेशान कर रखा है और कई इलाकों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया। पश्चिमी यूपी और दिल्ली से सटे हुए कई जिलों में तीव्र गर्मी का असर देखा जा रहा। बताते ही अभी चले कि वाराणसी, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी और हमीरपुर में भी पारा जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार कर चुका है, जबकि प्रयागराज में सर्वाधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तीखी धूप और गर्म हवाओं के साथ लू चलने की चेतावनी दी। खासकर आगरा और दिल्ली से सटे जो जिले हैं, जैसे कि गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद में लू की स्थिति गंभीर बताई गई है। वही भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां चेकिंग के दौरान 45 लाख रुपए की अफीम बरामद की गई। एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। यह अफीम नेपाल से भारत होते हुए पानीपत, हरियाणा भेजी जा रही थी। आरोपी लंबे समय से खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्करी में लिप्त था। यह कार्रवाई सिरसिया सुइया क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित नो मैंस लैंड के पास हुई है। वहीं पुलिस ने तस्करी से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उसकी तलाश शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में अपराधियों के खिलाफ एसपी कुंवर अनुपम सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। बीते दिनों हुए चर्चित राकेश विश्वकर्मा हत्याकांड के मामले में पुलिस की कड़ी रणनीति के तहत 24 घंटे के भीतर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद 48 घंटे के अंदर ही आधा दर्जन बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम भी घोषित किए गए। इस अभियान के तहत पुलिस ने सागर यादव गैंग के सदस्य और 25,000 रुपए का इनामी बदमाश जो नीरज यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में नीरज यादव के पैर में गोली लगी है, लेकिन पुलिस ने उसे घायल अवस्था में पकड़कर अस्पताल भेज दिया और फिर थाने में दाखिल किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले अपना पलायन तो बचा लें, कभी उत्तर प्रदेश से केरल तो कभी केरल से बिहार। उनके आने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में अब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है और 2005 से पहले का जो बिहार था वो अब 2005 के बाद बिहार से बहुत अलग है। उन्होंने राहुल गांधी के बेगूसराय दौरे का उल्लेख करते हुए कहा, जहां वे बेगूसराय जा रहे हैं, उनके पिता राजीव गांधी ने 1985 में वहां पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बनाया। वही मोदी सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए लगा करके वहां पर रिफाइनरी जैसी जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो शुरू किया है। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005